गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आर के बी एजुकेशन डेगाना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम टेंस की क्लास लेके आए हैं, क्लास नंबर 3। कल के वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का पूरी तरीके से अध्ययन किया था और लास्ट में मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए थे जिनकी आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था। तो अब आप मिलाइए जो ट्रांसलेशन आपने किया है वो सही था या उसमें कोई कमी है। तो जो पहला वाक्य दिया था मैंने वो वाक्य था रवि खाना खाता है। कल के वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से अध्ययन किया था अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, 4 प्रकार के वाक्य हम प्रत्येक टेंस के बनाने वाले हैं। तो ये जो वाक्य है हमारा ये अफर्मेटिव है, रवि खाना खाता है। हिंदी में इसकी पहचान होती है कि वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और लास्ट में पूर्ण विराम होता है। तो वाक्य के जो मेन भाग है इनका थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं ताकि आगे आपको सुविधा रहे कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ताकि आपको सुविधा रहे। तो इसी वाक्य से हम सीखते हैं रवि खाना खाता है। बच्चों, वाक्य के अंदर जो काम करने वाला होता है वह होता है सब्जेक्ट, हिंदी में जिसे कहते हैं कर्ता। तो इस वाक्य के अंदर काम करने वाला कौन है? रवि खाना खाता है। तो स्पष्ट दिख रहा है इसमें कार्य करने वाला है रवि। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और हिंदी में इसे कहेंगे कर्ता। तो क्या समझे? वाक्य के अंदर जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा वाक्य में जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है वो होती है मेन वर्ब। तो इसके अंदर कार्य हो रहा है खाने का, तो ये हमारा ही है मेन वर्ब। हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। अब जैसा कि प्रत्येक टेंस के अंदर अलग अलग मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसी में फर्स्ट फॉर्म का, किसी में सेकंड फॉर्म का, किसी में थर्ड फॉर्म का। तो टेंस के ट्रांसलेशन करने के लिए वर्ब भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मैं रोज आपको वीडियो के एंड में 5-5 या 10-10 मेन जो ज्यादा काम में ली जाती है वो वर्ब्स भी लिखवाऊंगा। तो ये हो गया मेन वर्ब खाना। इसके अलावा इसका जो आंसर होता है कि रवि खाता है, क्या खा रहा है, यदि इसका कोई आंसर है जैसे कि यहाँ पे खाना, तो ये हम इससे कहते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, और हिंदी में ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। कल के सूत्र में भी हमने यही देखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है तो वो लगती है 2 नंबर पर। फिर मेन वर्ब, प्रत्येक टेंस के अंदर वर्ब की अलग अलग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो उसका, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट, और फिर कोई अदर वर्ड हो तो उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। कोई भी वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट हो तो भी ठीक है, अदर वर्ड हो तो भी ठीक है, वरना चल जाता है। तो इसके अंदर अब कल वाले सूत्र के अनुसार, जो कि हमारा सूत्र था सकारात्मक वाक्य का, सब्जेक्ट, फिर 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल की बात की जाए तो अप्रमेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया नहीं जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगी मेन वर्ब। और मेन वर्ब इस प्रेजेंट सिंपल में की प्रयोग किया जाता है फर्स्ट फॉर्म का। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस लगेगा कब? जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कोई अदर वर्ड हो तो वो। तो इस सूत्र के अनुसार ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र है साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस सूत्र के अनुसार ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, रवि खाना खाता है। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले अंग्रेजी बनाई जाती है सब्जेक्ट की, कार्य करने वाले की। तो इस वाक्य के अंदर कार्य करने वाला है रवि, तो सबसे पहले लिखेंगे रवि। फिर 2 नंबर पे नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। तो अब मेन वर्ब, यानी क्रिया क्या हो रही है, तो इसमें खाने की हो रही है, खाना को कहते हैं इट, और इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो ये लीजिए इट।
फिर यहाँ आपको रुक के देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ एस या एस जोड़ना है। तो रवि बिल्कुल सिंगुलर है तो इसके साथ जुड़ेगा एस। ये एस कहाँ जुड़ता है, कल वाले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। अब वो क्या खा रहा है, तो वो खाना, तो खाना को कहते हैं फूड। ये बन गया इसका अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन। अब इसका नेगेटिव लेते हैं, तो इसका नेगेटिव होगा रवि खाना खाता है का, रवि खाना नहीं खाता है। तो नेगेटिव वाक्य की साथियों पहचान होती है, शुरुआत तो उसकी सब्जेक्ट से ही होती है, लास्ट में पूर्ण विराम होता है, लेकिन बीच में नहीं लगा हुआ हो तो वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो जो नियम है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है वो सिर्फ अफर्मेटिव में होता है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसका सूत्र हमारे होगा नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि इस टेंस की डू डज है उनमें से आ जाएगी। नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है तो नोट, फिर मेन वर्ब। साथियों यहाँ पे एस या एस नहीं जोड़ना है, वो पहले वाक्य में जुड़ता है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई अदर वर्ड हो तो वो। तो इस सूत्र के अनुसार रवि खाना नहीं खाता है कि बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा रवि। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हमें पता ही है, डू और डज, आपको अच्छे से बता दिया। डज का प्रयोग कहाँ होता है, डू का कहाँ, डज का सिंगुलर के साथ होता है, रवि सिंगुलर है तो ये आ गया डज। फिर 3 नंबर पे लग जाएगा नोट, और फिर क्रिया क्या हो रही है, खाने की, तो खाने की फर्स्ट फॉर्म होती है इट। यहाँ गलती ये नहीं करनी है, एस या ये सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में ही लगता है तो यहाँ हट जाएगा। फिर क्या खा रहा है, फूड, तो ये बन गया इसका नेगेटिव। अब इसके देखते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसका इंटेरोगेटिव होगा, क्या रवि खाना खाता है। ये इसका प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान होती है, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और बीच में कहीं भी नहीं नहीं लगा हुआ हो तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसका सूत्र क्या रहेगा, सूत्र के अंदर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उसका अदला बदली हो जाएगी। तो 1 नंबर पे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डू डज में से 1 नंबर पे, 2 नंबर पे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई अदर वर्ड हो तो वो, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस सूत्र के अनुसार देखते हैं, क्या रवि खाना खाता है, तो रवि के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डज, फिर यहाँ पे रवि। साथियों याद रखना है, कोई नाउन हो तो यहाँ उसका पहला लेटर कैपिटल ही रखना है, प्रोनाउन हो तो यहाँ पे आते ही स्मॉल लेटर हो जाएगा। तो डज रवि मेन वर्ब है, खाने की इट, और फिर क्या खा रहा है, फूड, तो ये बन गया इसका, क्या रवि खाना खाता है, डज रवि इट फूड। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो वो होगा, क्या रवि खाना नहीं खाता है। ये है आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या पहचान है, वाक्य की शुरुआत तो क्या सही होगी, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन साथ में नहीं भी लगा हुआ हो तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। सूत्र लगभग इंटेरोगेटिव वाला सेम ही रहेगा, सिर्फ 3 नंबर पे लग जाएगा नॉट। धीरे धीरे आपको इस सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये हिंदी वाले वाक्यों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला हिंदी का वाक्य फिर सीधे आप 4 बना लोगे। अभी आगे वाले टेंस में हम ऐसा ही अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सरल से सरल तरीके से टेंस समझाना, फालतू की चीजों में नहीं उलझाना, क्योंकि जिस तरीके से आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाए वो चीज करना। तो अब इस सूत्र के अनुसार देखते हैं, तो सबसे पहले डज, फिर रवि, नोट लगभग तीसरे स्थान पे आता है तो नोट, इट, फूड। ये साथियों इनके 4 प्रकार के वाक्य बन गए। एक यदि हम इंटरोगेटिव में WH वर्ड का बनाना चाहिए, इसका क्या रवि खाना खाता है, तो इसका WH वर्ड का बनाएंगे तो बन जाएगा जैसे रवि खाना कब खाता है। 5वां वाक्य ये भी सीख सकते हैं, रवि खाना
कब खाता है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन करना है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। रवि खाना कब खाता है, तो जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य है इसकी ये WH वर्ड का इसकी पहचान कैसे होती है, पीछे क्वेश्चन मार्क होता है लेकिन वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होती है, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि ये WH वर्ड वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कुछ नहीं करना होता है, जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है उसके आगे ही आगे आपको WH वर्ड जोड़ देना है, बन जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। तो WH वर्ड इसमें कब कब के लिए लगाएंगे, वेन, बाकी वो सेम वाक्य आ जाएगा। तो वेन डज रवि इट फूड, अब यही वाक्य ऐसे आ जाए रवि खाना क्यों खाता है, तो वेन की जगह हो जाएगा वाई, या फिर यहाँ आ जाए कि रवि खाना कहाँ खाता है, तो वेयर डज रवि इट फूड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब अगले वाक्य को हम बिना सूत्र के और सिर्फ एक हिंदी वाक्य के आधार पर चारों बनाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने वाक्य कल दिया था। तो उसको देखते हैं। वो वाक्य था साथियों, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह कैसे पता चला, ताहू से। तो पहले वाक्य में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई हो गया, काम क्या हो रहा, जाने का, जाने को कहते हैं गो। यहाँ पे देख लेना है सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस आई एस जोड़ देना है। आई को कल ही मैंने बता दिया था कि प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट टेंस में, तो एस आई एस नहीं लगाएंगे। फिर कहाँ जा रहा है, विद्यालय। तो साथियों किसी भी स्थान से जुड़ते हैं तो आपको लगाना है उस स्थान से पहले टू। तो आई गो टू स्कूल। अब यहाँ मैं खेत जाता हूँ तो आई गो टू फार्म, मैं मंदिर जाता हूँ तो आई गो टू टेम्पल। आप इस एक वाक्य से 20, 25, 30 जितने वाक्य बना सकते हो, और ऐसी आप आदत बनाओगे तो टेंस एकदम सरल हो जाएंगे। अब इसका लेते हैं नेगेटिव। हिंदी वाक्य नहीं लिखना है, मन में ही सोचना है। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो हमारा सूत्र कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसको प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, 3 नंबर पे नोट, फिर मेन वर्ब गो टू स्कूल। ये बन गया। दो जैसे बना लेते हो, फिर तीसरा और चौथा तो एकदम सरल है। तीसरा बनाने के लिए पहले और दूसरे शब्द की अदला बदली कर दो। दूसरे शब्द पे जो शब्द है डू, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और सब्जेक्ट 2 नंबर पे चला गया। नोट इसमें आना नहीं है, बाकी का डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। और इससे अगला ये पूरा का पूरा वाक्य सेम आएगा, तीसरा सिर्फ 3 नंबर पे लगेगा नोट। कितना इजी हो गया मामला। तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। इसका WH वर्ड लेते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ का, जैसे कि मैं विद्यालय कब जाता हूँ। तो सिर्फ इसमें सिर्फ कब की स्पेलिंग आगे लिख देनी है, व्हेन डू आई गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ आप कक्षा को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको अच्छे से भी ये समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो साथियों इनका स्थान भी फिक्स है। सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य हो तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। नेगेटिव हो तो सिर्फ 3 नंबर पे नोट लग जाता है। इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपना स्थान बदल लेते हैं, फिर नेगेटिव के लिए 3 नंबर पे नोट लगा देते हैं इंटेरोगेटिव वाले वाक्य के। अब हम लेते हैं आज का हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। साथियों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मेन फैक्ट चीज है वही बात करेंगे ताकि आपको कम से कम समय में अच्छे से समझ आ जाए। तो आज का हमारा जो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले सभी टेंसों में पहचान लिखते हैं और उसी से वाक्य का ट्रांसलेशन होता है। हमें पता चलता है कि इसका ट्रांसलेशन कौन से टेंस से करना है। तो इसकी पहचान होती है साथियों, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। फिर
आवश्यकता पड़ती है, ये पहचान तय करती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो ये एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब है, बाकी 12 टेंस में और कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसकी 3 हेल्पिंग वर्ब हो। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है एक तो इज, एक आर और एक एम। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो साथियों सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको प्रयोग करना है इज का। अब कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम। आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे या किसी दो व्यक्तियों का नाम साथ आ जाए जैसे राम एंड श्याम। एम का प्रयोग इस टेंस के अंदर ओनली आई के साथ किया जाता है। आई हो तो फिर आपको आर नहीं लगा के क्या लगाना है, आई के साथ एम। बच्चे गलती क्या करते हैं, जहां आई दिखा एम लगा दिया, सही वो कोई सी टेंस का वाक्य हो, ऐसा नहीं करना है। आई के साथ एम तभी आएगा जब वाक्य की शुरुआत में से हो और लास्ट में रा नून लगा हुआ हो, तो ये आई के साथ एम लगाना है। अब बात आती है मेन वर्ब की। साथियों मेन वर्ब की एक ट्रिक है जिसके आधार पर आप अच्छे से समझ जाओगे कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो साथियों मूल रूप से 3 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इन तीनों का जो पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, जो 1 नंबर प्रकार है उनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और 3 नंबर जो प्रकार है उसमें थर्ड फॉर्म का, फिर बच्चे दूसरा और चौथा, इनके साथ चौथी फॉर्म। अब आप बोलोगे चौथी फॉर्म कौन सी है, चौथी फॉर्म कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इस तरीके से आप एकदम सरलता से मेन वर्ब को याद कर लोगे कि पहले नंबर में पहले नंबर, 3 नंबर में 3 नंबर फॉर्म, 2 नंबर और 4 नंबर में 4 नंबर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये है 2 नंबर, तो इसमें लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब लेते हैं इसके वाक्य। अब बिना सूत्र के चलूंगा और आपको भी आदत पड़ जाएगी, सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। अरे यार इतनी चीजें क्यों याद करें सूत्र, हमें तो बिल्कुल सीधे सटाक तरीके से ट्रांसलेशन आना चाहिए। शुरुआत थी तो कल हमने आपको जानकारी के लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, तो बता दिया। अब चलेंगे हम एकदम स्मूथ तरीके से, तो सीधा ट्रांसलेशन करेंगे, एक वाक्य हिंदी का, फिर उसके बिना बाकी के हिंदी वाक्य लिखे चारों का ट्रांसलेशन, 4 या 5 प्रकार के। तो सीधा ही लेते हैं हमारा वाक्य। तो पहला वाक्य लेते हैं जैसे कि श्याम छत पर सो रहा है। पहचान से पता चल गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले कार्य करने वाला कौन है, अफर्मेटिव वाक्य है। कैसे पता चला, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, पीछे पूर्ण विराम है और कहीं भी नहीं नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे, तो सब्जेक्ट आ गया हमारा श्याम। अब इसमें वो रूल नहीं है कि आप हेल्पिंग वर्ब ना लगाओ, वो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव की बात है। यहाँ 2 नंबर में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो श्याम के साथ इस टेंस के अनुसार श्याम सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। फिर मेन वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है, सोने का। सोने की फर्स्ट फॉर्म होती है शिल्प, साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो शिल्पिंग। अब किसी भी स्थान के ऊपर कोई कार्य हो रहा हो तो लगाते ऑन द, तो किसके ऊपर हो रहा है, छत पे, तो ऑन द, और छत को कहेंगे रो। अब बिना हिंदी लिखे मन में ध्यान रख लेना, जैसे इसका नेगेटिव होगा श्याम छत पर नहीं सो रहा है, तो अब इसका सीधी इंग्लिश करते हैं। ये सेम वाक्य, कुछ नहीं करना, पहला जो वाक्य है उसके 3 नंबर में नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये लीजिए, श्याम इज नॉट स्लीपिंग ऑन द रूफ। 2 बन गए। अब कुछ नहीं करना है, पहले और दूसरे शब्दों को अदला बदली करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सावधानी बरतना है। हमेशा ही जरूरी नहीं हो पहले और दूसरे शब्द को ही आप अदला बदली करो। कई बार सब्जेक्ट में 2 जन है जैसे श्याम एंड मोहन, तो फिर वो ध्यान रखना है कि अदला बदली मेन रूप से तो किसकी होती है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की। तो ये आगे आ जाएगा इज, तो आई हो जाएगा बड़ा इज, ये प्रॉपर नाउन है तो श्याम का एस बड़ा ही रहेगा, इज श्याम। और फिर स्लीपिंग ऑन द रूफ, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या श्याम छत पर सो रहा है। अब नेगेटिव होगा तो सिर्फ 3 नंबर पे नोट लगाना है इसके, तो इज श्याम, बोलचाल की भाषा में 3 नंबर बोल रहा हूं, वैसे आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। तो इज श्याम नॉट स्लीपिंग ऑन द रूफ, इसका हिंदी हो गई, क्या श्याम छत पर नहीं सो रहा है।
और एक ले लेते हैं इसका WH वर्ड। तो इसका एक वही का लेते हैं तो कि आपको थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगी। श्याम छत पर सो रहा है, तो इसका कहाँ से बनाई, तो ऐसे बनेगा श्याम कहाँ पर सो रहा है, छत पर गायब हो जाएगा क्योंकि पर्सन तभी बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा, कहाँ के लिए आ जाएगा वायर, फिर 2 नंबर पे सब्जेक्ट इज, फिर 1 नंबर पे WH वर्ड आ गया, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे आ जाएगा सब्जेक्ट श्याम, और फिर स्लीपिंग। ऑन द रूप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो इसका आंसर है, तो यहाँ हो जाएगा वेयर इज श्याम स्लीपिंग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक उदाहरण और लेंगे, फिर बाकी के बाकी आपको अगले मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा, आप प्रैक्टिस करोगे, अगले में मैं उनका आंसर कर दूंगा। तो एक वाक्य ले लेते हैं और जैसे आ जाए, हम जयपुर से आ रहे हैं। तो साथियों इसका बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें हो गया वी, जो कि प्लूरल है, तो इसके साथ आएगा आर। क्रिया हो रही है आने की, आने को कहते हैं कम, COME। याद रखना है जब भी किसी वर्ब के पीछे ई हो और ING जोड़ते हैं तो ई को वापस नहीं लिखते हैं, तो कमिंग। और एक चीज और, जब भी किसी स्थान से जुड़ते हैं तो लगाते हैं टू, और जब भी किसी स्थान से अलग होते हैं तो लगाते हैं फ्रॉम। तो ये अलग हो रहे हैं, तो वी आर कमिंग फ्रॉम जयपुर। जयपुर में जय बड़ा रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब अगला सिर्फ 3 नंबर पे नोट करना है, तो वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम जयपुर। हिंदी इसकी हो जाएगी हम जयपुर से नहीं आ रहे हैं। अगला, क्या हम जयपुर से आ रहे हैं, अदला बदली कर दो, तो आर वी कमिंग फ्रॉम जयपुर और क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या हम जयपुर से नहीं आ रहे, ये इस पूरा का पूरा वाक्य नीचे खींच दो, सिर्फ 3 नंबर पे लगा दो नॉट। तो आर वी नॉट कमिंग फ्रॉम जयपुर। एक बना लेते हैं इसका WH वर्ड वाला, हम जयपुर से आ रहे हैं, तो इसका ऐसे हो सकता है कि हम जयपुर से क्यों आ रहे हैं, तो क्यों इसके आगे लग जाएगा, क्यों को कहेंगे वाई। वाई आर वी कमिंग कमिंग फ्रॉम जयपुर। ये आपके हो गए 5 प्रकार के। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस तरीके से ये बनते हैं। बिल्कुल ज्यादा मैं आपको रूल में, स्ट्रक्चर्स में नहीं उलझाऊंगा। एकदम मैंने कहा था शुद्ध ग्रामीण भाषा में अच्छे से टेंस करवाने का प्रयास करूंगा। और आप 13 क्लास ले लीजिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है आप अच्छे से टेंस सीख जाएंगे। अब मैं आपके लिए 3 वाक्य देता हूं जो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। अगले में हम उनका आंसर यहाँ पे हल करेंगे। तो वो वाक्य ले लीजिए। एक आपके हो जाएगा, मोहन एक किताब पढ़ रहा है। मोहन एक किताब पढ़ रहा है। एक, तुम खिलौने खरीद रहे हो। तुम खिलौने खरीद रहे हो। खिलौने के लिए हो जाएगा टॉयज, खरीदना को कहते हैं बाय। एक और देख लेते हैं, जैसे कि रीना और नेहा पानी पी रही है। पीना को कहते हैं ड्रिंक। ये तीनों के आपको 5-5 या 4-4 प्रकार के बना लेने हैं। फिर अगले
वीडियो में मैं इनके आपको आंसर बताऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो मेन मुझे तुरंत जो याद आ रही है, ऐसी मैं 5-7 वर्ब रोज लिखूंगा जो आपके रेगुलर काम में आए। तो आज की है वो लास्ट में लिख रहा हूँ, वो आपके अच्छे से काम आएगी, उनको भी अलग से नोट कर लेना है। उसके लिए है एक तो गो, गो को कहते हैं जाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। फिर ले लेते हैं आना की, कम, सेकंड फॉर्म इसकी होती है केम, CAME, थर्ड फॉर्म वापस कम हो जाती है। उसके बाद में पढ़ना की बहुत बार यूज होती है, इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, तीनों सेम ही रहती है, रीड, रेड, रीड। उसके बाद में एक पढ़ाना की ले लेते हैं, पढ़ाना को कहते हैं टीच, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है साथियों टॉट, टॉट, टॉट। उसके बाद में ले लेते हैं खरीदना की, तो खरीदना को कहते हैं बाई, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी होगी बोट, बोट, बॉट, बॉट। एक और ले लेते हैं, वो है आपके पीना की, ड्रिंक। ये तो फर्स्ट फॉर्म है जो कि सिंपल है, उनमें यूज होगी। फिर ड्रिंक और फिर ड्रंक। साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अध्ययन करते रहिए। और उम्मीद करता हूँ आप अपने साथियों के साथ भी इस क्लास को शेयर करोगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। धन्यवाद साथियों, राम राम।